नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चुनावी इतिहास को लेकर एक विवाद चल रहा है। उस विवाद पे हमने कल भी एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, जिसमें भूपेश बघेल ने ये कहा कि डॉक्टर रमन सिंह को अजीत जोगी की कमी खल रही है, जो कि गुजर चुके हैं। उनकी कमी खल रही है क्योंकि जोगी की मदद से रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ रमन सिंह को, क्योंकि जोगी के भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बने। उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और कांग्रेस पहले एकजुट है, एक बार हो गया। अमित जोगी ने जवाबी हमला किया है। मैं उस हमले की बहुत सारी और बातों पे नहीं जा रहा, लेकिन उस हमले की कुछ बातें जो कि भूपेश बघेल के जवाब में हैं, उन पे जरूर जा रहा हूँ। अमित जोगी का ये कहना है कि अजीत जोगी की मदद से नहीं बने मुख्यमंत्री रमन सिंह, वो इसलिए बने कि अजीत जोगी को चुनाव हारने के बाद, 2003 का चुनाव हारने के बाद 2004 से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इस नाराजगी में प्रदेश की जनता ने बार बार कांग्रेस को हराया और रमन सिंह मुख्यमंत्री बनते रहे 3 बार, ऐसा अमित जोगी का कहना है। कल हमने यहाँ पर आपके सामने वीरेंद्र पांडे जी से बात की थी, जो भूतपूर्व विधायक हैं। 2003 में ये भाजपा के एक नेता थे और उस समय एक मामला सामने आया था कि किस तरह विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद आंकड़े सामने आ गए थे, घोषित हो गए थे। अजीत जोगी ने उस समय ये कोशिश की थी कि किस तरह बस्तर के एक ताकतवर आदिवासी नेता बलीराम कश्यप को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने भाजपा के कुछ विधायकों को खरीदने के बारे में बात की थी। उस बारे में अजीत जोगी के साथ चल रहे भाजपा के एक बड़े नेता उस वक्त के, जो साथ अजीत जोगी के चल रहे थे, PR खुंटे, ये अजीत जोगी के तरफ से उन्होंने वीरेंद्र पांडे से बात की थी। कल आपने इसको बड़े लंबे खुलासे से सुना है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में आपको ये बात बतला रहा हूँ। तो खरीदी बिक्री की वो कोशिश हुई थी, जिसके कि वीरेंद्र पांडे गवाह थे। उन्होंने एक एक शब्द उस समय का, जो उनकी याददाश्त जितना अभी साथ दे रही है, अभी कहा है। और इनमें से अधिकतर बातें उन्होंने CBI जांच में, कोर्ट में, इनकम टैक्स की जांच में कई बार उन्होंने उस वक्त कही हुई हैं बातें। तो बड़ा एक बवाल था उस वक्त का। तो हमारा कुल मिलाकर निष्कर्ष ये था कि भूपेश बघेल ने ये जो कहा है कि जोगी ने 3 बार रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनने में मदद की, इसमें हमारा सोचना थोड़ा सा अलग है भूपेश बघेल से। जब अजीत जोगी खुद ही मुख्यमंत्री थे, तब तो वो मदद नहीं कर सकते थे रमन सिंह को बनने की। तो ये थोड़ा सा उनका कहना, भूपेश का, थोड़ा सा गलत हो गया। लेकिन उसके बाद के 2 चुनाव, 2008 और 2013, ये 2 चुनाव और थे, जिन दोनों चुनावों में रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पार्टी को जिताकर लेके आए। तकरीबन उतनी ही सीटों के साथ वो वापस लौटे। दोनों बार उन्होंने सरकारें बनाई। और 2003 में सत्ता से हटने के बाद अजीत जोगी लगातार जिस तरह से अपनी पार्टी के भीतर पार्टी के लोगों से, नेताओं से तिरछे चल रहे थे, उसमें उनकी क्या भूमिका थी 2008 में और 2013 में, इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं इतनी जानकारियां हैं कि मुझको एक कागज़ लेके चलना पड़ रहा है, मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, और मैं इतनी तारीखें, इतने नाम, इनको पूरी तरह से अपनी याददाश्त से आपके सामने नहीं रख सकता, कोई गलती होगी। मुझको कांग्रेस पार्टी के एक नेता, जो कि अपना नाम उजागर करना नहीं चाहते, उन्होंने इनमें से कुछ जानकारियों को याद करने में मदद की। और हमारे अखबार, छत्तीसगढ़ अखबार के राजनीतिक संवाददाता शशांक तिवारी ने इसमें बहुत सारी जानकारियां मुझको बतलाई कि कब कब क्या क्या हुआ था। नाम, तारीख उनको सब जुबानी याद है। तो इन 2 लोगों की मदद से मैं इन जानकारियों को एक सिलसिलेवार तरीके से मैं रख पाया हूँ। इनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि ये तस्वीर क्लियर हो, साफ हो कि 2003 में चुनाव हारने के बाद अजीत जोगी जब कांग्रेस में रहे और जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तो इस दौरान उनका क्या हाल रहा, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के साथ क्या किया, छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या किया, रमन सिंह की मदद की कि नहीं की, कब की, ये बहुत सारी बातें हैं और इनको जानना बड़ा दिलचस्प होगा। 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है, माहौल चुनावी है। ऐसे माहौल में
ये बातें प्रासंगिक हो जाती हैं, और ख़ासकर तब जब रमन सिंह ने एक बयान दिया, उसके जवाब में भूपेश बघेल ने बयान दिया, भूपेश के जवाब में अमित जोगी ने एक बयान दिया, तो ये सार्वजनिक बहस छिड़ चुकी है। मैं केवल उस बहस के एक संदर्भ आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत दिलचस्प है, जो बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 20 वर्षों का है छत्तीसगढ़ का, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो हुआ ये कि 2003 का चुनाव हारने के बाद अजीत जोगी ने ताकत लगा दी कि भाजपा की सरकार न बन सके। उन्होंने और उनके बेटे ने वीरेंद्र पांडे से, बलीराम कश्यप से कार में बात की, उनके कहे हुए, उनके वायदे के मुताबिक इनके पास पैसे पहुंचाए गए। उन्होंने तमाम कोशिश कर ली, और हुआ ये कि इस दौरान जोगी ने राज्यपाल के नाम लिखी हुई एक चिट्ठी बलीराम कश्यप को दी, जिसमें ये लिखा गया था कि कांग्रेस विधायक दल बलीराम कश्यप को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करता है। उस वक्त तक कांग्रेस विधायक दल की कोई बैठक नहीं हुई थी, ये याद रखने की ज़रूरत है, ये अनधिकृत चिट्ठी थी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने एक ऐसा माहौल उस वक्त बनाया था कि उन्होंने ये सत्ता पलट की, यानी जो सत्ता बनने वाली है बनने के पहले ही पलट देने की, भ्रूण हत्या की जो कोशिश उन्होंने की थी, ये इसको सोनिया गांधी की सहमति थी, ऐसा एक माहौल उन्होंने उस वक्त बनाया था। ये बात खबरों में आई थी, तो ये बात भी गलत साबित निकली। और जब पार्टी को ये लगा कि ये क्रिमिनल एक्ट है, जिसके लिए देश के एक सबसे बड़े वकील अरुण जेटली ने यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और कहा था कि विधायकों को खरीदने का, पार्टी को तोड़ने का, जीत कर आई हुई पार्टी की सरकार न बनने देने का ये साजिश की जा रही है, ये जुर्म है। एक बड़े वकील ने जब कहा, कांग्रेस पार्टी को लगा कि सोनिया गांधी का नाम लिया जा रहा है इसमें, तो कांग्रेस पार्टी ने जोगी को सस्पेंड कर दिया। ये हिंदुस्तान के इतिहास का मेरी याददाश्त में पहला और अकेला मौका है कि ये केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, कार्यवाहक मुख्यमंत्री, उसको उन्हीं की पार्टी सस्पेंड कर दे पार्टी से। ये जोगी के साथ हुआ था। लेकिन देखिए, लोगों का ये मानना था कि जोगी के बारे में जो भी हो जाए, अजीत जोगी के बारे में कि जोगी के साथ कुछ हो जाए, जोगी चाहे कुछ कर लें, सोनिया गांधी तक उनकी कुछ ऐसी पहुंच है, वहाँ पे इनकी कोई ऐसी पकड़ है कि ये अपने सारे बिगड़े मामलों को सुधरवा लेते हैं। ये हुआ भी। ये उसके 6 महीने के बाद जो लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के हुए, पूरे देश के चुनावों के साथ साथ, जो निलंबित है, जिसके ऊपर मुकदमा अभी चल ही रहा था, सीबीआई की जांच चल रही थी, विधायक खरीदी की जांच चल रही थी, कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, सारे टेलीफोन रिकॉर्डिंग, नोट, सब बंडल, थैलियाँ सब उजागर हो चुके थे। वही अजीत जोगी निलंबन के कुछ महीनों के भीतर, 6 महीने बाद के लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी में न सिर्फ वापस लाए गए, बल्कि उस महासमुंद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए, जो महासमुंद सीट कांग्रेस पहले जीत भी चुकी थी। ऐसा भी नहीं था कि वो सीट हमेशा हारी हुई सीट थी कांग्रेस की, वहाँ से जीती हुई भी थी कांग्रेस, लेकिन वहाँ से जोगी को, जो निलंबित थे, निलंबन रद्द करके पार्टी में लाके वहाँ से उनको उम्मीदवार बनाया गया। 2003 के बाद कांग्रेस पार्टी को लगा कि कांग्रेस संगठन में भी कुछ फेरबदल करना है। उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक नया अध्यक्ष बनाना पड़ा। तो पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सबसे बुजुर्ग कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को यहाँ का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश कांग्रेस का। ये 2003 और 8 के बीच की बात बता रहा हूँ आपको मैं। और चरणदास महंत, जो कि बहुत पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके थे, उनको यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया मोतीलाल वोरा के साथ। तो ये बात बड़ी साफ थी कि वोरा जी का नाम रहेगा, वो तो दिल्ली में रहते हैं, उनका यहाँ कोई काम नहीं था, यहाँ विवाद न हो नेताओं में, इसलिए वोरा जी को बना दिया गया और उन्हीं की खड़ाऊ गद्दी पे रख के चरणदास महंत ही यहाँ पर कांग्रेस संगठन चलाएंगे। ये एक धारणा बड़ी आम थी उस समय। ये 2008 चुनाव के ठीक पहले तक हुआ। तब तक जोगी जो हैं जख्मी, वो इस बात को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि वो सत्ता से हट गए हैं, तो वो जख्मी थे। उनके ऊपर तोहमत लग गई थी कि कांग्रेस को जिता नहीं पाए
और इस तरह से सत्ता पलट करने की उन्होंने कोशिश की, भाजपा की बनने वाली सरकार को गिराने की बदनामी भी थी। इन सब को झेलते हुए भी अजीत जोगी वहाँ से, महासमुंद से सांसद बन गए थे और वो लगातार इस बात में लगे रहे कि उनका महत्व पार्टी के भीतर बढ़ता चले जाए। अब इसके बाद की घटनाएं जो हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। जब 2008 का विधानसभा का चुनाव आया, रमन सिंह का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो रहा था। उस वक्त चुनाव के ठीक पहले, कुछ महीने पहले, पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष बन चुके थे चरणदास महंत। चरणदास महंत को पार्टी ने हटा दिया बिना किसी गलती के, बिना किसी बात के हटा दिया। उसकी वजह मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टी में ये एक माहौल पिछले 20 साल से लगातार बना हुआ था कि अजीत जोगी अपने अलावा किसी बड़े नेता को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी में बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अब मैं उतनी बारीकी याद नहीं है मुझको, मैं जानना नहीं चाहता कि महंत को हटाने में क्या अजीत जोगी का कोई योगदान था, क्या उनकी ताकत थी, मुझको अभी याद नहीं है। खैर, चुनाव के कुछ महीने पहले चरणदास महंत को कांग्रेस अध्यक्ष से हटा दिया गया और महंत के मातहत रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिले के जो अध्यक्ष थे धनेंद्र साहू, जिले के अध्यक्ष, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। जो एक दिन पहले तक महंत के मातहत जिला अध्यक्ष थे पार्टी के, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और धनेंद्र साहू के मातहत चरणदास महंत और सत्यनारायण शर्मा, इन दो को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। महंत जी सीधे सरल आदमी है, उन्होंने इसको बर्दाश्त कर लिया। पार्टी ने जो कहा है चुनाव के ठीक पहले, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। मुझको एक जानकार व्यक्ति ने ये बात बताई है, बड़े जानकार व्यक्ति ने, जिसको अजीत जोगी ने खुद ये बात बताई थी कि दिल्ली की पार्टी की एक बैठक से निकलते हुए उन्होंने चरणदास महंत को कहा था कि आपको जिस तरह से पार्टी ने हटाया और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, आपकी जगह मैं रहता तो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करता और मैं ऐसा कार्यकारी अध्यक्ष बनना मंजूर नहीं करता। ये जोगी जी ने कहा था महंत को रूबरू। ऐसा मुझको किसी एक ऐसे व्यक्ति ने बतलाया जिसका कहना है कि उनको जोगी जी ने उस वक्त बतलाया था। राजनीति में बातें इसी तरह से सामने आती हैं। राजनीति में हर बात का कोई रिकॉर्ड किया हुआ या लिखा हुआ सबूत तो रहता नहीं है। हालांकि रिकॉर्ड किए हुए कुछ सबूतों की बात अभी आगे आने वाली है, अभी सुनिएगा जरा। कुछ रिकॉर्डेड सबूत जो है उनका बड़ा दिलचस्प किस्सा अभी आगे आएगा जरा से देर में। अब हुआ ये 2008 का चुनाव हो गया। जो बड़े बड़े नेता थे विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष थे महेंद्र कर्मा, उप नेता थे भूपेश बघेल, ऐसे कई नेताओं का ये मानना है कि उनको हराने में अजीत जोगी ने भारी मेहनत की थी। इन्होंने लगातार मेहनत की, इनके खिलाफ इनको हराया, ऐसा और भी कई नेताओं का कहना था। लेकिन चुनाव में सेबोटेज के सबूत नहीं रहते हैं तब तक जब तक कि कोई आपका स्टिंग ऑपरेशन न कर ले। ऐसा स्टिंग ऑपरेशन अभी तक नहीं आया था, आगे एक आएगा, वो हम आपको बतलाएंगे अभी। तो इस वक्त तक था इन लोगों को हरा दिया। और जो भूपेश बघेल ने अभी कहा है कि रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनने में अजीत जोगी ने मदद की थी, वो 2008 के चुनाव में हुआ। 3 में तो नहीं हुआ था, 8 में हुआ। 8 में रमन सिंह दूसरी बार जीत कर आए, बीजेपी दूसरी बार जीत कर आई और जितना सीटों का फासला था उसके साथ में अगर पार्टी की अप्रत्याशित हार, जिस हार का अंदाज नहीं था लोगों को, जो आमतौर पे नेता हारने नहीं चाहिए थे, वो जिस तरह से हारे या हराए गए, उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि रमन सिंह के पीछे एक अदृश्य हाथ की मदद थी, ऐसा लोगों को लग रहा था। अदृश्य चीज़ें दिखती नहीं हैं, अदृश्य चीज़ों की फ़ोटो या वीडियो नहीं बन सकती है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लोगों का कहना था कि उनके पीछे एक अदृश्य हाथ था अजीत जोगी का। था या नहीं रमन सिंह बता सकते हैं, लेकिन वो इस पर कुछ कहेंगे नहीं। हुआ ये था कि 2003 के चुनाव में जब अजीत जोगी निशाने पर थे, उस वक्त भाजपा ने एक आरोप पत्र जारी किया था जोगी के खिलाफ
और जोगी उस वक्त कई अदालतों में इधर उधर मुकदमे झेल रहे थे कि वो आदिवासी नहीं हैं। मुकदमे करने वाले लोगों का कहना था कि वो सतनामी हैं, आदिवासी नहीं हैं। जोगी अपने आप को आदिवासी कहते थे। ये उनके पूरे जीवन ये मामले चलते रहे कोर्ट कचहरी में। कभी मेरिट पे फैसला नहीं हुआ, तकनीकी आधार पे कहीं खारिज हो रहा है, कहीं आगे बढ़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, यही सब चलते रहा। तो भाजपा ने 2003 के चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा बनाया था कि जोगी आदिवासी नहीं, सतनामी हैं। उस वक्त तक जोगी एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को प्रचारित करते थे। भाजपा ने उनके खिलाफ ये मुद्दा बनाया। सरकार से हट गए थे जोगी, पार्टी के संगठन में थे नहीं। उन्होंने ये किया कि भाजपा के आरोप पत्र को कि ये सतनामी हैं, जोगी ने सतनामी समाज के बीच उस आरोप पत्र को खूब भुनाया। उन्होंने सतनामी समाज के बीच जगह जगह इस तरह की चर्चा की कि भाजपा के लोग इस तरह से मुझको सतनामी कह रहे हैं मानो सतनामी कहना कोई जुर्म हो। आपको ध्यान होगा देश में आज भी एक बहुत बड़े नेता जगह जगह इस तरह की बात करते हैं कि मेरे बारे में उन्होंने ऐसा कहा, मुझको ऐसी गाली दी, मुझको ये कहा, इस जाति को गाली दी, ओबीसी को गाली दी, तेली को गाली दी, साहू को गाली दी। इस तरह से अजीत जोगी ने 2003 से 8 के बीच में ये माहौल बनाकर रखा था कि उन्होंने सतनामी समाज के बीच अपनी गहरी पैठ बना ली थी और उनके बारे में कोर्ट में मुकदमा भी यही था कि वो सतनामी हैं जन्म से। सतनामी समाज के बीच उनकी मान्यता बहुत थी। लोगों का ये मानना है कि जो सतनामी बहुल सीटें थी वहाँ जोगी जीत और हार को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि ऐसी कई सीटों पे उन्होंने अपने को नापसंद कांग्रेस नेताओं को हराने का, किसी को जिताने का ऐसा काम किया। मुझको ध्यान है कि कुछ अति संपन्न कांग्रेस उम्मीदवार जब जोगी जी उनके इलाकों में जाके सतनामी लोगों के बीच प्रचार करते थे तो वो नेता जाके जोगी के सामने दंडवत हो गए थे कि साहब मेहरबानी कीजिए, हमारे इलाके में मत कीजिए प्रचार। हालांकि वो घोषित रूप से प्रचार कांग्रेस के खिलाफ नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बात को सब समझ रहे थे कि उनकी कोशिशें क्या है। तो ये 2008 के चुनाव में उन्होंने रमन सिंह को जीतकर सत्ता में दोबारा आने में जाहिर तौर पे मदद की, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। मेरे पास सबूत कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा पुख्ता मानना है लोगों का। ये भी चर्चा थी उस समय की टीएस सिंहदेव, जिनको जोगी नापसंद करते थे, टीएस सिंहदेव को भी सरगुजा से हराने की कोशिश जोगी ने की थी, जितनी भी कोशिश वहाँ कर सकते थे। लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद 1500 कुछ वोटों से टीएस सिंहदेव जीत के आ गए थे, विधायक बन गए थे, ऐसा आंकड़े बतलाते हैं। अब 2009 का लोकसभा चुनाव देखें, 2008 में हम आ गए जब जोगी की मदद रमन सिंह को रही, कम रही ज़्यादा रही, जितनी भी रही मदद रही, और रमन सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आता है। फिर चुनाव आ गया 2009 का, 8 के आखिर में विधानसभा, 9 में लोकसभा। तो 2009 का जो लोकसभा आम चुनाव था उसमें छत्तीसगढ़ में पार्टी को ये समझ में आया कि महंत को अध्यक्ष पद से हटाना जो है वो बड़ी बेइंसाफ़ी हो गई थी महंत के साथ, बिना किसी गलती के, बिना किसी कसूर के। और महंत तो बड़े सज्जन और सीधे आदमी थे, वो तो जोगी तक को साथ में लेके चलते थे, जिस जोगी से कांग्रेस पार्टी के अधिकतर दूसरे नेताओं को परहेज था, कट्टर परहेज था, उन जोगी को भी महंत साथ में लेके चलते थे। इसके बावजूद पार्टी ने हटा दिया महंत को। तो मुझको ऐसा लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के बीच ये एहसास था कि महंत के साथ ज्यादती हुई थी। तो जब 2008 चुनाव के 6 महीने बाद 2009 के लोकसभा चुनाव की टिकटों की घोषणा हुई तो कांग्रेस की सबसे शुरू की जो टिकटें छत्तीसगढ़ की आईं उसमें महंत को कोरबा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। उस समय ये उनको एक महत्व देने का, अपनी गलती का एहसास करने का शायद एक संकेत था। इस बात ने फिर जोगी को आग लगा दी
क्योंकि जोगी लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे अमित जोगी को कोरबा से उम्मीदवार बनाया जाए। अब हम सोचें कि यहाँ रायपुर में बैठे हुए कोरबा से अपने बेटे को लड़वाने का वो क्यों सोच रहे थे। तो ये याद रखना चाहिए कि कोरबा लोकसभा सीट में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें से वो मरवाही भी एक है जहाँ से जोगी लंबी लीड से जीते हुए थे। तो उनका ये कहना था कि मैं यहाँ से जीता हूँ इतने वोटों से, ये इस लोकसभा सीट में आता है तो कोरबा से मेरे बेटे को बनाया जाए। पार्टी ने उनको नहीं दी टिकट, अमित जोगी को टिकट नहीं दी। लेकिन जोगी की पकड़ दिल्ली में बड़ी थी, कांग्रेस के दरबार में पकड़ बहुत बड़ी थी। मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ, आप समझते हैं। तो जोगी जी अपनी पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी के लिए, जो बहुत ही अच्छे बर्ताव की महिला हैं, लोगों के साथ बहुत विनम्रता से पेश आती हैं, जिनकी छवि पिता पुत्र से बिल्कुल अलग है। बहुत से लोग जो जोगी जी को नापसंद करते हैं वो भी डॉक्टर रेणु जोगी का बड़ा सम्मान करते हैं। उनको बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट दी गई, उम्मीदवार बनाया गया। जब महंत कोरबा से थे, रेणु जोगी बिलासपुर से थी उम्मीदवार, ये बनाया गया। बिलासपुर से भाजपा ने बाहर से जशपुर से इंपोर्ट किया कैंडिडेट लोकसभा के लिए, और दिलीप सिंह जूदेव जो बड़े धाकड़ नेता, बड़े गबरू नेता, उनके तौर तरीके फौजियों जैसे रहते हैं, उनके कपड़े मूछ सब कुछ फौजियों जैसे रहते हैं, जो डरते नहीं हैं। लोगों को याद होगा कि जब अर्जुन सिंह रीवा से आके, मध्य प्रदेश से आके खरसिया का उपचुनाव लड़े थे विधानसभा का, मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, खरसिया से उपचुनाव लड़े थे। उस वक्त बीजेपी ने दिलीप सिंह जूदेव को वहाँ कैंडिडेट बनाया था अपना। लखीराम अग्रवाल का घर था खरसिया, और वहाँ पे उस चुनाव में मैं 8 या 10 दिन मौजूद था, वहाँ पे रिपोर्टिंग करने गया था। चुनाव जब हुआ, अंधाधुंध वोटिंग हुई। ऐसा कहा जाता था कि मध्य प्रदेश से 8-10 हज़ार रीवा के इलाके के सिपाहियों को लाके फर्जी वोटिंग करवाई गई थी, ऐसे आरोप थे। उस चुनाव में अर्जुन सिंह कुल 8-10 हज़ार वोट से शायद जीते थे, और अर्जुन सिंह सर्किट हाउस में चुपचाप बैठे थे रायगढ़ में, और विजय जुलूस वहाँ पर रायगढ़ में जिला मुख्यालय था, उसमें दिलीप सिंह जूदेव का निकला था। ऐसे धाकड़ नेता दिलीप सिंह जूदेव, उनको पार्टी ने रेणु जोगी के खिलाफ बिलासपुर से उम्मीदवार बनाया था। तो ये बात हुई जोगी और महंत की 2 सीटों की। मैं अभी लोकसभा चुनाव का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन 2 सीटों का जिक्र जरूरी था, महंत और रेणु जोगी, ये 2 सीटें हो गई। अब इसके बाद में 2013 का, इसका 2009 के चुनाव का इतना बतला दूं कि महंत जीत गए। महंत जीत कर जब दिल्ली पहुंचे तो उनको केंद्र में मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया। उनको भरपाई की गई जो पार्टी ने उनको हटा के गलती की थी उसकी। एक, रेणु जोगी चुनाव हार गई, वहाँ से वो सांसद नहीं बन पाई। 2, इसके बाद 2013 का विधानसभा जब हुआ तो अजीत जोगी ने सतनामी समाज के एक प्रमुख व्यक्ति जो धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक तालमेल स्थापित किया अपना, और उन्होंने एक गैर राजनीतिक संगठन के बैनर तले जगह जगह सतनामी बहुल इलाकों में प्रचार किया। ऐसा याद पड़ता है कि अजीत जोगी भी निजी हेलीकॉप्टर लेकर उन सतनामी इलाकों में गए प्रचार करने के लिए, और ऐसा माना जाता है कि उस प्रचार को करते हुए जोगी ने बहुत सारे कांग्रेस नेताओं को वहाँ पे हरवाया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुलकर काम किया, खुलकर हराया लोगों को, ऐसा माना जाता है, सबूत कुछ नहीं है। जो लिस्ट मेरे पास है उसके तहत उस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे रविंद्र चौबे, और उपनेता प्रतिपक्ष थे राम पुकार सिंह। इन दोनों को हरवाया था अजीत जोगी ने, ऐसा मानना है लोगों का। इनके अलावा मोहम्मद अकबर और करीब दर्जन भर और कांग्रेस उम्मीदवार हार गए थे। बड़ा बुरा माहौल था, इतना हार होनी नहीं थी, ये लोगों की उम्मीदों से परे की हार थी, आशंका से परे की हार थी। उस वक्त शायद 16 उम्मीदवारों ने कांग्रेस हाईकमान को लिखकर शिकायत की थी कि अजीत जोगी ने
उनके इलाकों में सेबोटेज किया, उनको हरवाया। शायद 16 लोगों ने की थी ऐसी शिकायत। नतीजा ये हुआ कि पार्टी ने अजीत जोगी को और बर्दाश्त करना मुश्किल पाया, लेकिन फिर भी वो बने रहे, चलते रहा काम उनका। 2013 का चुनाव, इसमें रमन सिंह दोबारा जीत कर आए, कांग्रेस के सारे लोग हारे। 2008 और 2013 में एक बात रही कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ये दोनों ही चुनावों में हरवाए गए। सब कांग्रेस के थे, सबको हरवाया गया। इन सब का कहना था कि जोगी ने उनको हरवाया था। तो मैं ये मान लेता हूँ कि 2013 का चुनाव, जैसा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं, ये चुनाव भी जोगी ने अपने पार्टी के लोगों को हरवाया और रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने की राह साफ की, ये कहा जा सकता है। 2 बार हो गया, 2003 में नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हाँ। भूपेश बघेल की ये बात सही है कि 2008 और 2013 में जोगी की मदद से रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। उनकी सीटें करीब करीब उतनी ही रहीं, लेकिन कांग्रेस की बड़ी अप्रत्याशित हार, बड़े बड़े नेताओं की हार रही। इसके बाद देखें तो 2014 का लोकसभा चुनाव आ गया। यानी 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 16 लोग जोगी के खिलाफ लिखित शिकायत कर चुके थे, लेकिन जोगी की एक फौलादी पकड़ दिल्ली पर थी, फौलादी पकड़। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो फिर महासमुंद सीट से टिकट ले आए अपनी, महासमुंद से फिर टिकट ले आए अपनी वो लोकसभा की, फिर उम्मीदवार बन गए। ये ऐसा चुनाव था जिसमें भाजपा ने वहाँ से चंदूलाल साहू नाम का एक कैंडिडेट खड़ा किया था और अजीत जोगी ने चंदूलाल साहू नाम के आधा दर्जन और कैंडिडेट वहाँ खड़ा करवाने का काम किया, ऐसा आरोप था। खड़े तो वो खुद हुए थे, निर्दलीय कैंडिडेट, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन ये आम चर्चा थी कि ऑफिशियल चंदूलाल साहू को हराने के लिए आधा दर्जन और चंदूलाल साहू वहाँ खड़े किए गए हैं। पूरे देश के मीडिया में ये खबर बनी थी, सुर्खी बनी थी और सारे लोग इसका क्रेडिट जोगी को देते थे। अब इसके बाद ये चुनाव हार गए, जोगी जी वहाँ से महासमुंद से नहीं जीत पाए। लेकिन इसके बाद एक दिलचस्प बात हुई, 2013 के बाद की बात, 2014 के बाद की बात है ये। भूपेश बघेल पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए यहाँ के। उस समय बस्तर के अंतागढ़ में एक बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव, और उस उपचुनाव में मंतूराम पवार नाम के एक कैंडिडेट को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। उसने नामांकन वापसी के आखिरी पल में अपना नामांकन वापस ले लिया और वो ऐसा पल था कि कांग्रेस पार्टी और किसी को अपना उम्मीदवार नहीं बना पाई। लेकिन उसके बाद बड़ी दिलचस्प बात हुई, कुछ एक ऐसी टेलीफोन रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें जिनके नाम चर्चा में आए, जिनकी आवाज़ मैं पहचान सकता था, मेरे पास सबूत नहीं है, मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं किसी लैब में सर्टिफिकेट नहीं दे सकता आवाज़ का, लेकिन जितने लोगों को मैंने सुना है, मैं आवाज़ जो पहचान सकता था जिनकी लगती है मुझको, उसमें रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता, अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी और अमित जोगी के साथ के कुछ उनके साथी जिनका बड़ा उठना बैठना था। एक शायद बस्तर के कांग्रेस के अमीन मेमन नाम था, एक कोई और नाम था। इस तरह के लोगों के बीच आपस में बातचीत चल रही है कि उसको बैठाना है मंतूराम पवार को, तो इतना पैसा लगेगा, इतने पैसे में नहीं होगा, इतना पैसा तो पहले दो, इतना पैसा लिए बिना नहीं बैठेगा। जितने मैंने नाम गिनाए हैं, इनकी आवाज़ में वो रिकॉर्डिंग चारों तरफ गूंजती रही, चारों तरफ गूंजती रही। कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि जोगी ने क्या किया था, जोगी के बेटे ने क्या किया था। अमित जोगी जो अभी कह रहे हैं कि अजीत जोगी ने रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में कोई मदद नहीं की, इनकी भी आवाज़ की रिकॉर्डिंग उसमें सुनाई पड़ती थी।
मैं फोरेंसिक लैब की बात नहीं जानता, लेकिन मुझको कानों से आवाज़ पहचान में आती थी। तो लेन देन की, रुपए पैसे लेन देन की कहाँ पर, सीएम हाउस के पास में, जिसमें रमन सिंह रहते थे उस समय, उसके पास में एक जगह एक मंत्री थे राजेश मूणत, उनके बंगले के पास, ऐसा कई तरह की चर्चा खुलासे से हो रही थी कि पैसा कैसे लाया जाए, कैसे दिया जाए, मंतू राम पवार को कितना पैसा देना पड़ेगा, उससे कम में नहीं मानेगा, उससे कम में वापस नहीं लेगा। ये पूरी की पूरी साजिश चलते रही और मंतू राम पवार ने ठीक वैसा ही किया जो ये टेलीफोन की बातचीत रिकॉर्डिंग जो बतलाती है, उसी तरह का उसने काम किया। नतीजा ये हुआ कि मंतू राम पवार तो मैदान से हट गया। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने इसको जोगी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाया। ये बात समझने की ज़रूरत है कि पिछले 23 साल में इस प्रदेश में कांग्रेस का सबसे जुझारू और सबसे लड़ाका, मैं लड़ाई करने वाला नहीं लेकिन लड़ाई को झेलने वाला जो कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ का रहा वो भूपेश बघेल थे। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सामने जोगी के इस पूरी हरकतों का भांडाफोड़ किया। जो मुझको भी बतलाया गया है मेरे लोगों द्वारा वो ये है कि जोगी को इसके बाद पार्टी से निलंबित किया गया, अमित जोगी को पार्टी से निष्कासित किया गया। ये सब 2018 के पहले हो चुका था। अब 2018 का जो चुनाव आता है उसमें पिता पुत्र दोनों पार्टी में नहीं हैं, ये दोनों पार्टी के बाहर हैं। इन्होंने एक नई जोगी कांग्रेस, उसका नाम कुछ और होगा, जोगी कांग्रेस एक बनाई। छत्तीसगढ़ में इस पार्टी को इसी नाम से जाना जाता है। इस पार्टी ने मायावती की बसपा के साथ मिलकर एक गठबंधन किया छत्तीसगढ़ में। इस गठबंधन के तहत तमाम सीटों पर ये लोग लड़े। इस गठबंधन को करीब करीब 13% वोट मिले 2018 के चुनाव में। 5 कैंडिडेट जोगी कांग्रेस के जीते, 2 कैंडिडेट बसपा के जीते। जोगी पिता पुत्र को ये भरोसा था, अपार भरोसा था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में वो सरकार तो शायद नहीं बना पाएंगे लेकिन वो इतनी सीटें ले आएंगे कि उनकी मदद के बिना न कांग्रेस की सरकार बन सकेगी न भाजपा की। वो किंग मेकर रहेंगे। यही माहौल चल रहा था। चुनावी चंदे के लिए जिनके पास फ़ोन जाता था उनको कुछ इसी किस्म की बातें बताई जाती थी कि जोगी कांग्रेस किंग मेकर रहेगी, यानी सरकार हमारी रहेगी चाहे मुख्यमंत्री किसी और का रहेगा, इस तरह की एक धारणा फैलाई गई थी। हो सकता था कई राज्यों में एक विधायक से 2 विधायक से भी गठबंधन बन जाता है। लोगों ने झारखंड में देखा हुआ है, मधु कोड़ा का अकेला विधायक मुख्यमंत्री बन गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में उस समय भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और बाकी नेताओं की अगुवाई में जिस तरह से ये चुनाव लड़ा गया, अध्यक्ष भूपेश बघेल थे प्रदेश के, जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, रमन सिंह की सरकार के 3 कार्यकाल से लोग शायद थक गए थे, ऐसा मानना है लोगों का। खुद बीजेपी के लोगों का मानना है कि हमारी सरकार से लोग थक गए थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को जिताया, कांग्रेस को वोट दिया। यही बात अमित जोगी ने भी लिखी है। मैं चुनाव का ऐसा विश्लेषण नहीं कर पाता कि एक वोट किसी के समर्थन में पड़ा है कि किसी के विरोध में पड़ा है। नतीजा कुल मिला के ये निकला कि रमन सिंह सत्ता से हट गए। कांग्रेस ऐसी सुनामी, समर्थन की ऐसी सुनामी के साथ 2018 में सत्ता पे आई, 70 के करीब सीटें लेकर वो सत्ता पे आई कि किसी जोगी की, किसी बसपा की उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। और दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के बड़े बड़े रणनीतिकार, वो भी यहाँ भाजपा की सीटें, बसपा की सीटें, जोगी की सीटें, इनको मिला के भी यहाँ कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए भूपेश बघेल का और कांग्रेस पार्टी का। समर्थन की, बहुमत की ऐसी सुनामी के साथ कांग्रेस सत्ता पर आई 2018 में। तो 2018 में भी जोगी की कोई मदद रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। आज जोगी जी नहीं रह गए हैं, उनके बारे में और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले चुनाव में क्या होगा 6 महीने बाद, ये एक अलग चर्चा का मुद्दा है, हम आपके बीच आएंगे।
मैं केवल इन 3 चुनावों में जोगी ने रमन सिंह को बनाया मुख्यमंत्री या नहीं बनाया, केवल यही आपके बीच बताने आया था। तो 2003 से 2018 तक के 4 चुनाव, इन 4 चुनावों में 2 चुनावों में जोगी ने मदद की रमन सिंह की, एक चुनाव जोगी खुद ही हार गए रमन सिंह से, एक चुनाव जोगी के तमाम विरोध के बावजूद, जोगी के तमाम थर्ड फ्रंट बनाने के बावजूद भूपेश बघेल और उनकी पार्टी डंके की चोट पर सुनामी की लहर की तरह जीत कर आए और जोगी की राजनीति को उन्होंने एक किस्म से खत्म कर दिया। मैं किसी को खारिज नहीं करता हूं, कोई भी कभी भी राख के ढेर से उठ के खड़े हो सकते हैं। अमित जोगी भी ऐसा कोई करिश्मा करके दिखा सकते हैं, वो भविष्य बताएगा। फिलहाल यह है कि अमित जोगी और भूपेश बघेल के बीच जो बहस चल रही है, उस बहस में भूपेश बघेल केवल इतने में कमज़ोर हैं कि जोगी ने 3 बार मदद की रमन सिंह की। लेकिन मैं उस पहली बार की भूपेश की चूक की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसमें जोगी जी का वो बड़ा कांड सामने आता है विधायक खरीदी की कोशिश का, जिसकी वजह से वो पार्टी से सस्पेंड हुए थे, जो सीबीआई का मुकदमा बरसों तक चलते रहा और सीबीआई ने केस को मेरिट पे तय नहीं किया। सीबीआई ने जांच बंद की ये कहते हुए कि जोगी उस समय कार्यकारी मुख्यमंत्री थे जब विधायक खरीदी बिक्री का ये मामला हुआ। वो कार्यकारी मुख्यमंत्री थे जिनको कि जन सेवक या पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा जा सकता। इसलिए केस उन्होंने बंद किया कि देश में इस किस्म की खरीद फरोख्त के खिलाफ जो कानून है वो इस पे लागू नहीं हो पा रहा है, ये कह के बंद किया। किसी की बेकसूरी की बात उस रिपोर्ट में नहीं कही गई थी। तो चलिए, चुनाव सामने हैं, हम फिर देखेंगे कौन मुख्यमंत्री बनने किसकी मदद करते हैं और नहीं करते हैं। फिलहाल जोगी जी नहीं रह गए, लेकिन 3 चुनावों में उनका जो योगदान था, चौथे चुनाव में उनका जो योगदान था, ये हमने आपके सामने रखा है। किसी और खबर को लेकर हम आपके बीच रहेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। हिफाजत से रहिए, हम फिर मिलेंगे।